हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर अच्छे, आप कैसे सर? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो मुझे उम्मीद है वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट केस आपके घुटनों तक पहुंच चुका है, दिलो दिमाग अंतरात्मा तक वो समझ आ चुका है। क्या पढ़ा था हमने? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, राइट। ये उसकी शॉर्ट ब्रीफिंग है। क्या हुआ था सर इस केस में? क्या था ये भयानक केस, राइट। सोलोमन जो पहले प्रोप्राइटर था, उसने बिजनेस बनाया सोलोमन लिमिटेड। 6 शेयर अपने बच्चों को दे दिए, है कि नहीं बात, राइट। और बाकी के बाकी शेयर खुद अपने पास रखे। ठीक है सर? हाँ सर, याद आ गई बात। उसके बाद उसने क्या किया? अपनी ही कंपनी में, है ना, खुद को डिवेंचर दिलवाए और डिवेंचर खुद के नाम पे दिए, वो भी सिक्योर्ड कर कर। उसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। जितने भी क्रेडिटर थे वो सोलोमन को पैसा दे चुके थे। कोर्ट में केस पहुंचा, जज साहब ने बोला सोलोमन ह्यूमन बीइंग अलग आइडेंटिटी होती है, सोलोमन लिमिटेड एक सेपरेट आइडेंटिटी है। तो सेपरेट आइडेंटिटी अपने किसी सेपरेट आइडेंटिटी को पेमेंट करेगी, जो पहले सिक्योर्ड होंगे उनको पैसा दिया जाएगा। तो सोलोमन केस जीत गया, क्रेडिटर केस हार गए। आई होप बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद आपके भी दिमाग में, है ना, शैतान जागा होगा। खाली दिमाग शैतान का घर। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मेरे भी दिमाग में यही शैतानी, है ना, खुरापाती बातें जन्म ली। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही ऐसा करता हूं। मैंने क्या किया? मैं अंकुर हूं, मैंने कंपनी बनाई। ठीक है जी। किस नाम से? सर समझ गए सर। मैंने कंपनी बनाई अंकुर प्राइवेट लिमिटेड। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना हमारे यहां बहुत ही आसान है, राइट। 15-20 हजार रुपए में प्राइवेट कंपनी बन जाती है बिना किसी टेंशन के। ठीक है ना, सारी लीगल प्रोसेसिंग करने के बाद। अब अंकुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। मैंने तुम्हें पता क्या बोला? मैंने तुम्हें बोला भैया काम करते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दे दो, सारे के सारे बच्चे मुझे फीस दे दो। लेकिन नालायकों, फीस का चेक या फीस की पेमेंट किसके नाम पे करना? आपने कहा सर बताइए किसके नाम पे करनी है, हमें क्या दिक्कत है। चेक कटेगा अंकुर प्राइवेट लिमिटेड के नाम, यानी कि फीस पे की जाएगी किसके नाम पर? सर फीस पे की जाएगी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। ठीक है जी, समझ रहे हो ना। अब तुमने मुझे फीस दे दी, राइट। मान लो तुम 100 बच्चे हो, राइट, फीस है, राइट, 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, लेट से। तो भैया 100 के 100 बच्चों ने मुझे क्या किया? 10 लाख रुपए दे दिए। मेरे को लगा 10 लाख रुपए आ गए, है कि नहीं बात। 1000 बच्चे हो गए तो 1 करोड़ रुपए आ गए। एक काम करते हैं, बोरिया बिस्तर लपेटते हैं और निकलते हैं, राइट। अब तुम्हें बहुत बुरी लगी बात, अरे सर ने ऐसा कर दिया, काम करते हैं अब तो केस करना पड़ेगा। मैं गया कहां पर? कोर्ट में। कोर्ट तक पहुंचा तो मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला सर बच्चों ने मुझे पकड़ लिया कि सर ने बेईमानी की है। मैंने कोई बेईमानी नहीं करी, बेईमानी तो करी है अंकुर लिमिटेड ने। किसने करी है बेईमानी? सर बेईमानी तो करी है अंकुर प्राइवेट लिमिटेड ने। तो अंकुर प्राइवेट लिमिटेड एक अलग आइडेंटिटी है, अंकुर एक अलग आइडेंटिटी है। तो भैया कंपनी और उसके शेयर होल्डर कौन है? सेपरेट पर्सन, सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो भैया अंकुर प्राइवेट लिमिटेड का काम है तो अंकुर प्राइवेट लिमिटेड ही झेलेगी। भैया मेरे ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन पढ़ के आया, मैं तो सोलोमन का केस ले गया भैया, पूरी डिटेल के साथ लाया सोलोमन का केस। जज साहब कह रहे हैं बात तो सही है, किसके नाम से धोखाधड़ी हुई, फ्रॉड हुआ, है ना। मैंने ऐसी कंपनी खोल ली और ड्रग्स की डीलिंग शुरू कर दी और उसके बाद क्या बोल दिया? पैसा आ रहा है करोड़ों रुपया, मैं नहीं कर रहा, अंकुर लिमिटेड ड्रग्स की डील कर रही है, अंकुर लिमिटेड को पकड़ो। तुम कह रहे हो सर अजीब बात है कि नहीं बात। सर ने फ्रॉड किया और लेकिन लायबिलिटी किसकी? अंकुर लिमिटेड की। तो मैंने कहा भैया अंकुर लिमिटेड जाओ मुन्ना जाओ, है ना, लपेट दिए क्लोथ विद सेपरेट पर्सनैलिटी। और क्या बोला? ले जाओ इसे और क्या करो? जेल में डाल दो। तो अंकुर ने फ्रॉड किया अपनी कंपनी के नाम से, तो कंपनी क्या होगी? जेल जाएगी। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। पोसंपा खेल लो, है कि नहीं बात। तो पोसंपा खेलने इसके साथ भेज दो से जेल। कंपनी क्या कागजी तो है, कागजों को जेल में रखाओगे? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को जेल में रखाओगे क्या? है कि नहीं बात। तो जज साहब ने कहा भाई ये क्या चक्कर है। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है, समझ लो नालायक को, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है
किसकी आड़ में? कंपनी की आड़ में, और सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कॉर्पोरेट वेल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कॉर्पोरेट वेल का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस कॉर्पोरेट वेल को हटाना पड़ेगा। तो जज साहब ने पता क्या बोला, अगर कोई बेईमानी पाई गई, अगर कोई फ्रॉड किया गया, अगर कोई मिसकंडक्ट गलत काम किया गया, किसके नाम से? अंकुर लिमिटेड के नाम से, कंपनी के नाम से, तो फिर हम कॉर्पोरेट वेल का फायदा जो सोलोमन को दिया गया था, कॉर्पोरेट वेल का फायदा जो सोलोमन को दिया गया था, वो हम किसी को भी नहीं देंगे जो बंदा फ्रॉड करेगा। राइट, इसका मतलब धोखाधड़ी के केसेस में, बेईमानी के केसेस में क्या होगा? कॉर्पोरेट वेल को उड़ा दिया जाएगा, छेद कर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, उठाकर फेंक दिया जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी कॉर्पोरेट वेल के इस्तेमाल करने की मंशा को पकड़ लिया जाएगा, और जेल कंपनी नहीं, जेल मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे मैं पकड़ा जाऊंगा और पर्दे को फाड़ा जाएगा, पर्दे को हटाया जाएगा और कहा जाएगा कंपनी के पर्दे को हटाओ, कॉर्पोरेट वेल का जो पर्दा है ना, उसको हटाओ, उसको फाड़ो, उसके पीछे के लोगों को पकड़ो। असली खुरापात उनके दिमाग से जन्मी है और उनको जेल भेजा जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, कॉर्पोरेट वेल का इस्तेमाल कर किसके नाम से? फीसली अंकुर लिमिटेड के नाम से, तो मुझे ही पकड़ा जाएगा, कॉर्पोरेट वेल को फाड़ दिया जाएगा और पीछे बेईमानी करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा, जिनका हाथ उस बेईमानी में इन्वॉल्व होगा, है ना। खून तेरे हाथ खून से रंगे हैं, ठीक है, प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। अब बात आई सर ऐसे कितने केस हैं? ऐसे नलायकों बहुत केस है, बहुत सारे केस है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 5 केस है। राइट, तो ऐसी खुरापात अगर तुम्हारे दिमाग में जागी है तो मुन्ना मत जगाना, क्योंकि अगर तुम आज सोच रहे हो तो इस केस के बाद 100 हजारों लाखों लोग ये बात सोच चुके होंगे बेईमानी करने के लिए। तो जज साहब ने क्या बोला, अगर बेईमानी हुई है तो क्या करेंगे? कॉर्पोरेट वेल को फाड़ेंगे, और उसको लीगल सेंस में क्या नाम दिया गया? उसको लीगल सेंस में नाम दिया गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग समझ रहे हो ना? पर्दे को, वेल को लिफ्ट कर देना, उठा देना। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, समझ आई ना बात? वो वाला गाना गाते हुए। तो देखो यही हो रहा है। ये भाई साहब जज साहब, ये अगर बेईमानी कर रहे हैं किसके आड़ में? ये बेईमानी कर रहे हैं कंपनी के पर्दे के आड़ में, कॉर्पोरेट वेल की आड़ में बेईमानी कर रहे हैं। तो इस पर्दे को ये हटा देंगे और इन लोगों को पकड़ा जाएगा। दे आर लायबल फॉर द मिसकंडक्ट, फ्रॉड, बेईमानी। आई होप बात समझ में आई होगी। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, तो आप क्या बोलोगे? इट मीन्स ignoring the separate legal entity, ignoring the separate legal entity, separate legal entity को बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा, उस पर्दे को हटा दिया जाएगा और पीछे वाले लोगों को पकड़ा जाएगा और उनको ही सजा दी जाएगी। राइट, तो what do you mean by lifting of corporate veil? What do you mean by lifting of corporate veil? It means ignoring the separate legal identity concept, इग्नोरिंग द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, पर्दे वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर करना, पर्दा फाड़ना है और उसके पीछे बेईमान लोगों को पकड़ना है। कितने केस है हमारे कोर्स में? सर हजारों केसों में हमारे पास मुद्दे के 5 केस है, 5। तो हमें कितने केस पढ़ने हैं? आज हमें इन 5 केसेस को कवर करना, और वन ऑफ द फाइनेस्ट केसेस है। मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद, मेरी गारंटी है। ज्ञान प्राप्त होगा आज आपको, आत्मज्ञान। राइट, तो बढ़ते हैं पहले केस पर, ठीक है ना। तो देखो ज्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही केसेस हमारे पास तैयार हैं। पहली कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 की। किसकी? विश्व युद्ध फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, पहले वर्ल्ड वॉर की कहानी है, ठीक है ना। एक कंपनी, जर्मनी की कंपनी है जो आज भी जिंदा है, और ये बिल्कुल करंट पिक है, कॉन्टिनेंटल टायर्स कंपनी, जो जर्मन कंपनी है। बात समझ में आ रही होगी? कॉन्टिनेंटल टायर्स, क्या नाम है? कॉन्टिनेंटल टायर्स। और आज से कई साल पहले भी ये कंपनी जिंदा थी और आज तक चली आ रही है। राइट, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया इंग्लैंड में जाकर और अपनी कंपनी को जन्म दिया इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड का
बिल्कुल नक्शा बनाने की मैंने कोशिश की है। इंग्लैंड में एक कंपनी को फॉर्म किया गया, यानी कि वहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया गया। बिल्कुल हो सकता है, जैसे एप्पल इनकॉर्पोरेशन इंडिया में आके बिजनेस शुरू कर सकती है, सैमसंग अपनी यूनिट इंडिया में आके लगा सकता है, सारी की सारी इंटरनेशनल कंपनी एमएनसी कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर सकती है ना। ऐसे ही जर्मनी की कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबर लिमिटेड। इस कंपनी ने इंग्लैंड में जाकर बिजनेस स्टार्ट किया और अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या किया, ले लिया। राइट, कंपनी का रजिस्ट्रेशन लिया, टायर्स बेचे, टायर का काम है इनका, टायर्स बेचे किसको, डीसीएल को, डैमलर कंपनी लिमिटेड, डीसीएल को टायर्स बेचे, जो खुद इंग्लैंड की ही कंपनी थी, इंग्लैंड में ही जन्म लिया था, जिसका अस्तित्व इंग्लैंड में शुरू हुआ। जैसे रिलायंस, आज तुमसे कोई पूछे रिलायंस तो आप कहोगे रिलायंस का अस्तित्व इंडिया से शुरू हुआ और रिलायंस हमारी इंडियन कंपनी है बाय हार्ट, ठीक है ना। बट ऐसे ही डीसीएल इंग्लैंड की कंपनी थी, डीसीएल ने पेमेंट देने से मना कर दिया। ओहो, पेमेंट देने से मना कर दिया। डीसीएल वाले कह रहे हैं नहीं देंगे पेमेंट, कर लो क्या कर लोगे, ठीक है। कंपनी ने, किसने, इंग्लैंड में जो कंपनी, इंग्लैंड के अंदर जो कंपनी बनी थी, जो थी कंपनी जर्मन, कॉन्टिनेंटल टायर्स ने केस किया किसके ऊपर, डीसीएल के ऊपर। इंग्लैंड के अंदर केस चल रहा है, वर्ल्ड वॉर अलग चल रही है। जब केस की गहराई तक पहुंचे, तह तक पहुंचे, तो ये बात सामने आई कि भले ही ये कंपनी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है ना, पर इनके सारे के सारे डायरेक्टर, कॉन्टिनेंटल टायर के सारे डायरेक्टर जर्मन थे। मान लो कंपनी में, ठीक है, 10 डायरेक्टर हैं, तो 10 के 10 जर्मनी के, एक भी इंग्लैंड का डायरेक्टर नहीं। बात समझ में आ रही है। अब इस कंपनी ने, कॉन्टिनेंटल टायर ने क्या मुद्दे रखे, कॉन्टिनेंटल टायर ने बोला सर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट देखो। क्या देखो, बर्थ सर्टिफिकेट, जब बच्चा जन्म लेता है बर्थ सर्टिफिकेट मिलता ना, सर बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट कहां का है, हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन कहां पे कराई है, कंपनी को फॉर्म किया गया, कंपनी को बनाया गया इंग्लैंड में। एक इंग्लैंड की कंपनी दूसरी इंग्लैंड की कंपनी को सामान बेचती है, अपने ही देश में सामान बेचा जाता है, लेन देन की जाती है, और सामान बेचकर एक दूसरी कंपनी जो इंग्लैंड की है, वो दूसरी कंपनी को, हमको, जो हम भी इंग्लैंड के हैं, हमको पैसे नहीं दे रही। किस बात पर, कि हमारे सारे के सारे डायरेक्टर कौन है, जर्मन है। ये तो गलत बात है, गंदी बात, गंदी बात। राइट, पता लगा जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो इंग्लैंड और जर्मनी दुश्मन देश थे। समझ में आई ना बात, इंग्लैंड और जर्मनी क्या थे, दुश्मन देश थे, दोनों के दोनों देश राइवल थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो कोर्ट ने, जज साहब ने डिसीजन दिया, एज इंग्लैंड जर्मनी का दुश्मन है, ठीक है, राइट, और जो दुश्मन देश होता है और लड़ाई चल रही होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलियन एनिमी। याद आ गया क्या बोला जाता है, एलियन एनिमी। और एलियन एनिमी के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एलियन एनिमी के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जज साहब ने बोला भले ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कहां है, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा इंग्लैंड में है, लेकिन तुम्हारे सारे के सारे डायरेक्टर जर्मन है। तो ये बताओ, अगर तुम अपने आप को इंग्लिश कंपनी मानते हो, अपने आप को इंग्लैंड मानते हो, तो भैया एक कहावत चलती है इंडिया में, जैसा देश वैसा भेष। तो अगर तुम जैसा देश वैसा भेष मानते हो तो एक भी डायरेक्टर, भाई साहब 10 में से एक डायरेक्टर भी इंग्लैंड का नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इसका मतलब सारे के सारे डायरेक्टर जर्मनी के, एक भी तुमने इंग्लैंड का डायरेक्टर बनाया है नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम इंग्लिश कंपनी बनना ही नहीं चाहते, हम तो जर्मन ही रहना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर एक भी डायरेक्टर इंग्लिश या इंग्लैंड का नहीं बनाया गया। तुम्हारी अंतरात्मा खुद जर्मनी की है, ठीक है, इसलिए सारे के सारे डायरेक्टर जर्मनी के हैं, सारे के सारे डिसीजन जर्मनी के। भाई डायरेक्टर ही तो कंपनी में डिसीजन लेते हैं मेन, जैसे मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग मैनेजमेंट मुकेश अंबानी के हाथ में है। तो भैया सारे की सारी वर्किंग मैनेजमेंट जर्मनी की है, इसका मतलब हम तुम्हें इंग्लैंड में होते हुए भी क्या मानेंगे, जर्मन कंपनी मानेंगे। जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला अब तुम ये दिखा रहे हो ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फाड़ दिया। क्या किया? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये रहा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट वेल। रजिस्ट्रेशन एक पेपर और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही तो कॉर्पोरेट वेल है। ये पर्दा हटाओ। अगर आप इंग्लैंड में रजिस्ट्रेशन का इंग्लैंड में बर्थ सर्टिफिकेट का पर्दा अगर आप वहां से डिलीट कर दो, है कि नहीं बात, वहां से डिलीट कर दो, राइट, तो तुम्हें क्या माना जाएगा? तुम्हें जर्मन ही माना जाएगा। तो जज साहब ने क्या बोला? कॉर्पोरेट वेल रजिस्ट्रेशन कंपनी का इंग्लैंड में हुआ है, ये वाला कॉर्पोरेट वेल अगर हटाओ, उस रजिस्ट्रेशन को फाड़ के फेंक दिया जाए, तो पता लगेगा उसके पीछे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या है? 10 के 10 जर्मन है। तो सिर्फ एक कंपनी के फॉर्मेशन का, सिर्फ एक कंपनी के फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट होना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना, जिसे कंपनी में बोला जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के होने से हम तुम्हें इंग्लैंड का नहीं मानेंगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फाड़ा। पीछे कौन छुपे हैं? पीछे जितने भी लोग हैं पर्दे के पीछे जितने भी लोग थे वो सब क्या निकले? जर्मन। तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया गया और कॉन्टिनेंटल टायर को जर्मन माना गया, और जर्मन मान के कहा गया तुम दुश्मन देश हो, एलियन एनिमी हो, तो तुम्हारे साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसलिए पेमेंट नहीं मिलेगी। पेमेंट उनकी नहीं हुई, यानी कि कॉन्टिनेंटल टायर्स केस हार गया। ठीक है ना? टायर भी गए और पैसा भी नहीं मिला, राइट, क्योंकि दोनों दुश्मन देश माने गए। इसको जब इस केस को डिसाइड किया तो जज साहब ने इसे पता क्या नाम दिया? करेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का करेक्टर, ट्रू करेक्टर पहचानो, है कि नहीं बात? कंपनी का असली चरित्र, असली करेक्टर, ठीक है, उस एक पेपर से नहीं होता, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से नहीं होता। असली चरित्र तो ये दिखा कि सारे के सारे डायरेक्टर जर्मन ही थे। आई होप केस बहुत अच्छे से, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। उसके बाद पहला केस समझ में आ गया। उसके बाद भैया अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस सुनना मजेदार, बहुत पैसे वाले आदमी है, बहुत पैसे वाले। कौन? नाम है सर दिनशॉ मानिक जी पैटेट। क्या नाम है? सर दिनशॉ मानिक जी पैटेट। नाम के आगे ही सर लगा हुआ है, नाम के आगे ही सर लगा हुआ है। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उस टाइम पे क्या हुआ? पैसे थे इनके पास बहुत, राइट। 2 करोड़ रुपए थे। कितने थे? 2 करोड़ रुपए। इन्होंने सोचा भाई क्या करें, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा कहीं पर, मोटा मोटा चलो एग्जांपल लेते हैं हम, 10% का इंटरेस्ट आएगा या ROI आएगा 10% का। तो 2 करोड़ का 10% आया, कितना हुआ सर? 2 करोड़ का 10% हो गया 20 लाख। ठीक है जी, कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख पर सर दिनशॉ को क्या देना पड़ेगा? 20 लाख पर सर दिनशॉ को टैक्स देना पड़ेगा। सर बहुत दिमाग वाले, है ना, बहुत ज्यादा दिमाग वाले। सर ने सोचा एक काम करता हूं, 20 लाख का भाई टैक्स दूंगा, दिमाग चल रहा है, 20 लाख पे तो बहुत टैक्स बैठेगा, एक काम करता हूं अपनी कंपनी बनाता हूं। ठीक है, अपनी कंपनी। उन्होंने 4 कंपनी बनाई, राइट। दिनशॉ प्राइवेट लिमिटेड 1, दिनशॉ प्राइवेट लिमिटेड 2, दिनशॉ 3 और दिनशॉ 4। ठीक है जी, 4 कंपनी उन्होंने बना दी, राइट। हर एक कंपनी को 50-50 लाख रुपए बांट दिए। ये लो भैया, ये लो कैपिटल आगे 50-50 लाख की। कंपनी ने, सुनना ध्यान से, कंपनी ने वो पैसा किसी और कंपनी में या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट होने के बाद असली कहानी शुरू हुई। जब पैसा इन्वेस्ट हुआ तो रिटर्न में मिले 10% के हिसाब से मान लो 5 लाख। इस कंपनी को भी कितने मिले? 5 लाख। और इस कंपनी को भी कितने मिले? 5 लाख। और इस कंपनी को भी कितने मिले? 5 लाख। ठीक है, कहानी समझ में आई? 5-5 लाख रुपए सबको मिले। इस जमाने में आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि केस बहुत पुराने से, ध्यान सुनना। इस जमाने में जब दिनशॉ मैकेंजी ने ये काम किया, तब भैया कंपनी के ऊपर भी कुछ छूट मिलती थी, यानी कि कंपनी को टैक्स में माफी मिलती थी।
ठीक है ना, क्या मिलती थी? कंपनी को टैक्स में माफी, जिसे आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में बोला जाता है टैक्स एग्जम्पशन। क्या बोला जाता है? टैक्स की एग्जम्पशन कंपनी को भी दी जाती थी। अब अगर आप मुझसे पूछो सर आजकल के जमाने में क्या होता है, राइट, तो सी इंटर में टैक्स पढ़ेंगे। आजकल के जमाने से इतना ध्यान रखो, आजकल के जमाने में किसी भी कंपनी को टैक्स में माफी नहीं मिलती। जितना पैसा, जितनी इनकम कंपनी कमाएगी, यानी जितना नेट प्रॉफिट कंपनी ने कमा लिया, उस नेट प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। 1 रुपए का भी प्रॉफिट है तो 1 रुपए पे भी टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे क्या था? कंपनी को भी क्या थी? एग्जम्पशन मिलती थी, माफी मिलती थी। अब अज्यूम करा, क्योंकि मैं तो अमाउंट आजकल के हिसाब से ले रहा हूं, अज्यूम करा कि भाई कंपनी को कितनी माफी थी? 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट थी, टैक्स में माफी थी, राइट। अब भैया जब ये बात पता लगी टैक्स में तो कंपनी को माफी दी जा रही है, तो भैया हंगामा मच गया। आपको पता ही हंगामा मचना ही है। हंगामा क्या मचा? हंगामा ये मचा, इनकम टैक्स वालों ने ये बोला कि देखो 5 लाख रुपए इसको मिले तो ये क्या हो गए? माफ, टैक्स की छूट। 5 लाख तक तो टैक्स माफ है, ये भी 5 लाख माफ, ये भी 5 लाख माफ, और ये भी 5 लाख माफ। बात जारी है घुटनों तक? हाँ सर जारी है, मजा भी आ रहा है। 5-5 लाख रुपए चारों कंपनीज के माफ कर दिए गए। इनकम टैक्स वालों को जब ये खबर पहुंची, इनकम टैक्स वालों ने सर दिनशॉ मानिक जी पर, है ना, केस किया। इन कंपनीज के ऊपर भी केस किया गया कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है कि इन कंपनीज को इसलिए ही बनाया गया है ताकि टैक्स की माफी ली जाए। बात जब कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने ये पूछा, सुनना ध्यान से, बहुत ही मजेदार केस। जज साहब ने ये पूछा, पहले ये बताओ कंपनी जो बनाई गई है, ठीक है जी बात, कंपनी जो बनाई गई है उसका बिजनेस क्या है? भाई आप कंपनी फॉर्म करोगे, कुछ ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ लिखोगे ना कि भाई नेम प्लेस एनिमल थिंग, किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो बेचारे कुछ बहुत खास कुछ जवाब दे नहीं पाए। जो बिजनेस का जवाब दिया भी, जी मेरा तो कपड़े का है, इस चीज का बिजनेस है, तो पता लगा उसमें कोई ट्रेडिंग ही नहीं है। अरे भैया बिजनेस है तो सेल तो दिखा, सेल कितने रुपए की वो भी नहीं आ रही, रॉ मेटेरियल आया वो भी नहीं दिख रहा है कि नहीं बात। तो यानी कि सिर्फ कंपनी इसलिए ही बनाई गई है ताकि 50 लाख रुपए की कैपिटल लाओ और उसे इन्वेस्ट करो, 5 लाख रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखाओ, और 5 के 5 लाख क्या होंगे? इनकम टैक्स के हिसाब से एग्जम्पशन मिलती है तो 5 के 5 लाख माफ। यानी कि जज साहब ने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना। जज साहब ने बोला ये 5 लाख रुपए माफ कराने के लिए ही, ये 5 लाख रुपए माफ कराने के लिए ही इन चारों कंपनी का गठन किया गया है, इन चारों कंपनी को फॉर्म किया गया है, सिर्फ इन 5 लाख रुपए माफ कराने के लिए। अगर ये कंपनी ना होती, अगर ये कंपनी ना होती, सुनना ध्यान से, अगर ये कंपनी ना होती तो दिनशॉ मानिक जी क्या करते? 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते और कितने रुपए कमाते? 20 लाख रुपए कमाते, और 20 लाख रुपए पर टैक्स भी उन्हें जमा करना पड़ता। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब 20 लाख रुपए अभी भी कमाए जा रहे हैं। 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 20 लाख रुपए भी कमाए जा रहे हैं। 5 20 लाख रुपए अभी भी आ रहे हैं, पर इन 20 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं जा रहा। क्यों टैक्स क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 5 लाख रुपए अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी को दिए गए हैं। तो 5 इसके माफ, D2 के माफ, D3 के माफ, D4 के माफ, तो चारों के 5 माफ हो गए। लेकिन अगर सिंगल अपने नाम से करते तो फिर क्या देना पड़ता? 20 लाख पे टैक्स देना पड़ता, ठीक है ना, समझ में ना बात। तो अगर खुद ये इन्वेस्टमेंट करते तो सारे के सारे 20 लाख रुपए इनको मिलते। इनको भी अगर माफी मिलती तो कितने की मिलती? मान लो अगर इनको भी माफी होती तो 5 लाख की माफी होती, तो इनको भी 5 लाख की माफी होती, 15 लाख पे तो टैक्स भरते भाई साहब आप। तो जज साहब ने पता क्या किया? सेम कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल मतलब कंपनी बनाने का, है ना, और पर्दा लगाने का जो फायदा था वो छीन लिया, और क्या बोला? इन सभी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए, इस सभी कंपनी के पर्दे को फाड़ के फेंका जाए। तो इसके पीछे सिर्फ कौन मिलेगा? इसके पीछे सिर्फ मिलेगा दिनशॉ मानिक जी। समझ में ना बात? अगर कंपनी के D1 D2 D3 D4 के इस पर्दे को हटा दिया जाए, जो पर्दा सिर्फ क्यों लगाया गया है? टैक्स बचाने के चक्कर में लगाया गया, तो पीछे कौन मिलेगा? दिनशॉ मानिक जी मिलेंगे और उनको पकड़ा जाएगा। तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने क्या निर्णय लिया? इन सभी कंपनी का कॉर्पोरेट वेल यानी कि पर्दा, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाए, हटाया जाए, और इसके पीछे के आदमी को पकड़ा जाए और उसको लायबल किया जाए। क्यों? क्योंकि उसने इस पर्दे का इस्तेमाल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या है? यहाँ
टैक्स, क्योंकि इस पर्दे का इस्तेमाल उसने टैक्स की चोरी या टैक्स को बचाने के लिए किया है। तो कॉर्पोरेट वेल हटाया, पर्दा हटाया, पीछे इनको पकड़ा और इनसे टैक्स वसूला गया। तो सेकंड केस अब आप समझ चुके हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। सर मजा आ गया, सर दिनशॉ मानिक जी पैटेट। ठीक है, 2 केस आपके हो चुके हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार। ठीक है, इसमें भी पूरा मजा आने वाला है, पूरा मजा। जो ज्ञान मिलता है ना तो मजा आता है बिल्कुल, पढ़ने भी और मुझे पढ़ाने में भी, कि यार हाँ कुछ ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं, ऐतिहासिक बातें पढ़ा रहे हैं जो इंग्लैंड, पूरा इंग्लैंड पढ़ता है, पूरा इंडिया पढ़ता है, और हमें ये बातें जिंदगी भर याद रखनी है। हाँ भाई यार ये हमने बातें पढ़ी हैं और हमें ये पता है कि होता क्या है, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। कंपनी का पर्दा सही चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था और इन सब लोगों ने गलत चीज के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए पर्दे के पीछे के लोगों को सजा मिली। राइट, अगला केस देखो, बहुत मजेदार। एक कंपनी है, ठीक है, शॉर्ट में एरियल बोलेंगे, है ना। राइट, एरियल लिमिटेड। अभी जब नोट से रीड करेंगे तो फुल फॉर्म भी आपको पता लग जाएगा, फिलहाल केस समझो। एरियल लिमिटेड एक कंपनी है, नॉर्मल सी कंपनी है। हर साल मान लो 1 करोड़ रुपए कमाती है हर साल। 1 करोड़ रुपए में से बेचारी कुछ कंपनी, है ना, ये कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट बचा लेती है। राइट, और नेट प्रॉफिट जो आता है उसमें से क्या बांट देती है, आपको पता ही है, बोनस बांटती है, डिविडेंड बांटती है और बोनस भी बांटती है। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट से बोनस बांट दिया जाता है। अब हुआ क्या, हुआ ये, 1 साल कंपनी को अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट यानी अनएक्सपेक्टेड इनकम हुई, सोचा भी नहीं था, खजाना गड़ा मिल गया, है कि नहीं बात। राइट, भैया आप रास्ते में जा रहे थे तो पता लगा सोने की अशरफियां पड़ी मिल गई आपको, पागल हो भैया ये क्या हो गया, है कि नहीं बात। ऐसे ही कहीं लॉटरी लग गई, एकदम से इंटरेस्ट की इनकम यानी कि अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी 100 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ, कंपनी से ज्यादा खुश हुए ये लोग। ठीक है, ये वर्कर्स नाच रहे हैं, मजा आ गया भैया मजा आ गया। शेयर होल्डर की कहानी बिल्कुल अलग है, सुनना, शेयर होल्डर की बात नहीं करा। शेयर होल्डर तो अपना अलग खुश हो रहे होंगे, शेयर होल्डर कह रहे होंगे भैया नेट प्रॉफिट बढ़ गया तो डिविडेंड तो बढ़ ही जाना है। लेकिन कहानी शेयर होल्डर की नहीं है, कहानी है वर्कर्स की, इंप्लॉइज की। इंप्लॉय नाच रहे हैं, भैया मजा आ गया, नाचो भाई नाचो, मजा आ गया। लोग कह रहे हैं भाई क्यों नाच रहे हो, भाई साहब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 100 करोड़ का। ठीक है, तो मान लो कुछ खर्चे वर्चे भी नहीं है, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 100 करोड़ का। बोनस अगर मान लो 10% भी बढ़ता है तो भैया इस बार बोनस बटेगा 10 करोड़ का। कितने का बोनस बटेगा, 10 करोड़ का। राइट, मान लो अगर मोटी मोटी सी बात करें, अगर मान लो 10 ही इंप्लॉय हुए, 10 इंप्लॉय हुए तो हर एक इंप्लॉय को मिलेंगे 1-1 करोड़। 1-1 करोड़ इंप्लॉय बिल्कुल पागल हो रहे, बेहोश होने के लिए तैयार है। भाई मजा आ गया, इस बार तो 100 करोड़ का प्रॉफिट, बोनस भी उसके हिसाब से 10 करोड़। अब केक कटेगा, सब में बटेगा, 1-1 करोड़ सबके हिस्से में आएंगे। 10 के 10 इंप्लॉय सुपर डुपर खुश। ठीक है, ये बात कंपनी को जमी नहीं। कंपनी ने कहा यार ये क्या चक्कर है, अगर इतना पैसा हमने कमाया, ठीक है, हमारी इनकम है, और 10 करोड़ रुपए इसमें से हम किसको दे दें, बोनस के तौर पर अगर अपने इंप्लॉय को दे दें, तो भैया हमें क्या फायदा, कुछ भी नहीं। एक काम करते हैं, एरियल ने अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई। सुनना ध्यान से, कहानी क्या कहती है। सब्सिडरी कंपनी बनाई। सब्सिडरी कंपनी शॉर्ट में समझो क्या होती है, अगले लेक्चर्स में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है जो मेन कंपनी है उसे बोला जाता है होल्डिंग, यानी एरियल क्या बोली गई, होल्डिंग। और अगर कोई होल्डिंग कंपनी, मेन कंपनी, जैसे बोल दो पापा कंपनी किसी और कंपनी में मोर देन 50% शेयर ले लें, क्या ले लें, मोर देन 50% शेयर ले लें, इक्विटी शेयर उनके ले लें, तो जिस कंपनी के इक्विटी शेयर लिए गए हैं वो हो गई बच्चा कंपनी, और जिसने शेयर खींच लिए हैं, जिसने शेयर खरीद लिए हैं, वो होगी पापा कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी। यहां पर पता लगा एरियल ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% ही शेयर ले रखे हैं, यानी 100% पापा है वो, विदाउट एनी डाउट पापा, ये पापा और ये बेचारा बच्चा।
बच्चा अपने 100% शेयर किसको दे चुका है? पापा को दे चुका है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से अगली खतरनाक बात। कंपनी ने पता क्या किया? कंपनी ने ये 100 करोड़ का इंटरेस्ट उठाकर कहां लगा दिया? यहां लगा दिया शानदार तरीके से, यानी बच्चे की कंपनी में लगा दिया। इससे असर क्या हुआ? इससे असर यह हुआ, नेट प्रॉफिट जो उसका था पिताजी का, वो एक्चुअली में किसका हो गया? किसका हो गया? सब्सिडरी का हो गया। और यहां पे भाई साहब इनकम रह गई, है ना, जो पहले जैसी होगी, छोटी मोटी, है ना, 1-1.25 करोड़ रुपए, वो पुराने टाइप से चल रहा है। अब भैया ये सारे सोच रहे हैं यार ये क्या, ये बेचारा इतनी खुशी खुशी में नाच रहा था, है ना, ये तो लेट गया बिल्कुल। कह रहा भाई ये क्या हो गया हमारे साथ? क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एरियल ने ये बोला कि जो 100 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसके बेस पे तुम बोनस से खुश होकर नाच रहे थे, वो एरियल का नहीं था 100 करोड़ का प्रॉफिट, वो तो एस लिमिटेड का था। एस लिमिटेड की इनकम हुई थी, एस लिमिटेड का प्रॉफिट है, तो एस लिमिटेड का प्रॉफिट होगा तो एस लिमिटेड जाने। और तुम तो एस लिमिटेड के शेयर होल्डर नहीं हो, तुम शेयर होल्डर किसके हो? ओ सॉरी, शेयर होल्डर कह रहा हूं, तुम वर्कर्स किसके हो? तुम तो वर्कर्स एरियल लिमिटेड के वर्कर्स हो। तो अगर तुम एरियल लिमिटेड के वर्कर्स हो तो एस लिमिटेड के हो नहीं, तो तुम्हें बोनस हम कहां से दे रहे हैं? बात समझ में आई? तो भैया वर्कर्स को इतना बुरा लगा, उन्होंने कहा भाई ये तो बेईमानी है, हक की लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट जाना पड़ेगा, हक की लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट जाना पड़ेगा। तो फिर एरियल लिमिटेड के वर्कर्स ने, एरियल लिमिटेड के वर्कर्स ने एरियल लिमिटेड के ऊपर क्या किया? केस करा। बात कोर्ट तक पहुंची, राइट। जज साहब के सामने सारा केस। अब तुम इस जज की कुर्सी पे हो तो तुम जानते हो क्या फैसला आया होगा, क्योंकि तुम अब समझ चुके हो। जज साहब ने पता क्या बोला? पहले एक्चुअली में कमाई किसकी है ना, एरियल की, वो सब्सिडरी पे ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है, तो इंटरेस्ट किसका बन गया? सब्सिडरी का बन गया। उन्होंने कहा काम करते हैं, सब्सिडरी के खाते लेके आओ, सब्सिडरी का बिजनेस बताओ। मान लो सेम सब्सिडरी का बिजनेस कपड़े का, कपड़े की सेल बताइए भाई, कोई दूर दूर तक खबर नहीं। कपड़े का रॉ मटेरियल आया, दिखाइए जरा, कपड़े जैसा तो कोई काम हो नहीं रहा। इसका मतलब कोर्ट में यह बात प्रूफ हो गई कि सब्सिडरी बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही था कि सारा का सारा इंटरेस्ट, सब्सिडरी बनाने का पर्पस एक ही था, सारा का सारा इंटरेस्ट सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि इस बोनस 10 करोड़ के बोनस से, है ना, बचा लिया जाए, 10 करोड़ के बोनस को बचा लिया जाए और हमें 10 करोड़ का बोनस पे ही ना करना पड़े। फैसला क्या होगा? फैसला आप जानती हो। जज साहब ने कहा एस लिमिटेड का पर्दा, एक पेपर आपने बनवा लिया, किससे? अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, है ना, या वकीलों से जो कंपनी का काम करते हैं उनसे एस लिमिटेड खुलवा ली, एस लिमिटेड का पर्दा बनवा लिया। एस लिमिटेड का पर्दा सिर्फ इसलिए बनवाया गया ताकि 100 करोड़ की इनकम को एरियल से हटाकर एस में ट्रांसफर किया जा सके। अब हम इस पर्दे को क्या करेंगे? हटाएंगे। इस पर्दे को हटाया तो पीछे, जब ये पर्दा हटा तो पीछे कौन निकला? पीछे निकले पापा एरियल लिमिटेड, यानी कि पर्दे को फाड़ के फेंका गया और क्या बोला गया? ये पर्दा हटाओ, ठीक है, सब्सिडरी का पर्दा गिराओ, सब्सिडरी का पर्दा गिराओ। और देखो उसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे कौन निकला? इसके पीछे तो एरियल लिमिटेड निकला। तो जज साहब ने क्या बोला? ये 100 करोड़ रुपए, ठीक है जी, ये 100 करोड़ रुपए किसके हैं? एरियल के हैं। वापस इसको यहां ट्रांसफर किया जाए। ऑटोमेटिकली ये प्रॉफिट भी कहां पहुंच गया? ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी यहां ट्रांसफर हो गया। और इस सब्सिडरी लिमिटेड के पर्दे को क्या कर दिया गया? फाड़ दिया गया और फेंक दिया गया। वापस कहानी वहीं आ गई। और जैसे ही 100 करोड़ का प्रॉफिट यहां आया, अब फिर से नाचो सारे जी फाड़ गए, दिल से नाचो नाचो, सारे के सारे नाच रहे हैं क्योंकि अब बोनस मिलेगा। केस कौन जीता? फाइनली केस कौन जीता? केस जीता वर्कमैन ऑफ एरियल, यानी कि सारे के सारे वर्कमैन केस जीत गए, एरियल कंपनी केस हार गई। समझ में ना बात? और फिर से क्या गाना बचा? गाना बजा बोनस की उम्मीद, बोनस का इंतजार करते हैं, ऐसा ना हम तो सिर्फ बोनस से प्यार करते हैं। आई होप
बात बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ चुकी होगी, नोटिंग भी आपने कर ली होगी केस में चल क्या रहा है अपनी लैंग्वेज में। फिर भैया कहानी आगे पहुंची, कहानी पहुंची ट्रांसपोर्ट, है कि नहीं बात, ट्रांसपोर्ट तक, व्हीकल तक। समझना ध्यान से अगली मजेदार बात। प्रैक्टिकल एक कंपनी लेता हूं, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये कंपनी सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है ना, कभी दिल पे ले लो। ओला लिमिटेड, ओला को जानते हो ना, राइट। ओला लिमिटेड कार्स चलाती है, लेकिन एक बार ओला लिमिटेड की कार्स पर छापा पड़ा और पता लगा कार में ड्रग डीलिंग होती है। ड्रग डीलिंग की वजह से, है ना, कार कंपनी ओला लिमिटेड के ऊपर एक बैन लगाया गया और ऑर्डर क्या आया, जितने भी ओला लिमिटेड के व्हीकल हैं उन सबके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं। जज साहब ने बोला बोल पेंसिल, ठीक है, ओला वालों ने बोला पेंसिल, सारे लाइसेंस कैंसिल, ठीक है, सारे लाइसेंस कैंसिल कर दिए, सारे लाइसेंस कैंसिल हो गए। ओला वाले पागल हो गए, ओला वाले कह रहे हैं भाई इतनी गाड़ियां हैं हमारे पास, ये तो जंग खा जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। दिमाग पता क्या लगाया, ओला वालों ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोली, ठीक है जी, सब्सिडरी कंपनी खोली ओला वालों ने, और सब्सिडरी कंपनी का नाम रखा गोला लिमिटेड। समझ रहे बात को, राइट, गोला लिमिटेड। और फिर क्या मजे लिए, जितने भी ओला के व्हीकल थे वो गोला लिमिटेड की एसेट्स में ट्रांसफर कर दिए गए, यानी वहां से सारे के सारे व्हीकल कहां पहुंचा दिए गए जी, गोला लिमिटेड के पास पहुंचा दिए गए। अब जितने भी व्हीकल हैं वो गोला लिमिटेड के पास जब चले गए तो उनकी ओनरशिप किसके पास आ गई, गोला लिमिटेड के पास। गोला लिमिटेड ने अपने नाम से क्या किया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, यानी कि लाइसेंस डिपार्टमेंट, है कि नहीं बात, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाने के बाद उन्होंने ये बोला कि भाई हमें जो अपने व्हीकल के लाइसेंस चाहिए, अपने जो व्हीकल के सेट है ना, आरसी वगैरह जो चाहिए, वो जो व्हीकल हैं वो व्हीकल गोला लिमिटेड के हैं, नाम बदल दिया, है ना, और व्हीकल वही है। फिर पता लगा किसको, ट्रांसपोर्ट कंपनी को जो लाइसेंस इश्यू करते हैं, ठीक है ना, उन्हें पता लगा कि भाई ये सारे के सारे सेम व्हीकल हैं, ये सारे के सारे सेम व्हीकल हैं जिनके लाइसेंस हम कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि ये किस कंपनी के अंडर आते थे, क्योंकि ये गोला कंपनी के अंडर आते थे, और गोला कंपनी क्या करती थी, ड्रग्स की डील करती थी इन व्हीकल्स के थ्रू, तो इनके लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर दिए गए। अब सेम व्हीकल फिर से लाइसेंस के लिए आए हैं हमारे पास, लाइसेंस के लिए अप्लाई हुआ है उन व्हीकल्स के लिए, किस कंपनी के थ्रू, गोला कंपनी के थ्रू। आप जानते हैं कहानी क्या बनी है, राइट। जज साहब ने बोला भाई साहब गोला लिमिटेड के पेपर ले आओ जरा, यानी गोला लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले आओ, पीएनएल बैलेंस शीट ले आओ, देख लेते काम क्या है। सेम कहानी, गोला लिमिटेड का पर्दा पहुंचा, ठीक है, गोला लिमिटेड, पर्दे के पीछे आगे क्या लिखा है, गोला लिमिटेड। तो जज साहब ने बोला अगर गोला लिमिटेड को फाड़ के फेंका जाए, उसके पर्दे को गिरा दिया जाए या लिफ्ट कर दिया जाए, तो पीछे कौन निकलेगा, पीछे निकलेगा ओला। कौन निकलेगा, ओला। यानी कि गोला लिमिटेड का बनना सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि वो उन व्हीकल्स का लाइसेंस फिर से नया ले सके एक ईमानदार कंपनी दिखाकर। तो जज साहब ने बोला जरा गोला का पर्दा गोल करना, गोला का पर्दा गोल किया गया, हटाया गया, उड़ाया गया, तो पीछे कौन निकला, पीछे निकली ओला कंपनी। इसका मतलब अगर ओला कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसिल करा जाए, गोला कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसिल किया जाए, तो इसको हटाते ही ये सारे के सारे व्हीकल ऑटोमेटिकली किसके हो जाएंगे, ये सारे के सारे व्हीकल ऑटोमेटिकली ओला के हो जाएंगे। तो जज साहब ने यही बोला हटाओ इसका पर्दा हटाओ, तो ये व्हीकल तो एक्चुअली में तुम्हारे ही हैं, ठीक है ना। तो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्या करने के लिए, सिर्फ बेईमानी करने के लिए। तो इसका पर्दा हटाया गया, ठीक है, और पीछे कौन निकल के आई, ओला लिमिटेड ही निकल के आई। एक्चुअली में व्हीकल तो वो उनके ही थे। फिर कौन जीता, ओला
केस हार गई और ट्रांसपोर्ट कंपनी जो लाइसेंस इश्यू करती है वो केस जीत गई। तो इस केस का पता क्या नाम था? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट, मर्चेंडाइज, ठीक है जी, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस बीटीसी, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। तो मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस बीटीसी, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। बीटीसी केस जीत गया और मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट, जिसे मैंने नाम ओला दिया है, ठीक है ना, ओला केस हार गया। एज सिंपल एज पॉसिबल आप समझ चुके हैं चौथा केस भी। आई होप बात आपको बहुत गहराई तक समझ में आ चुकी होगी। अगली कहानी और आज की आखिरी कहानी, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर देखो। अगली कहानी का टाइटल दिया गया अनऑथराइज्ड कंडक्ट, यानी कि एक ऐसा काम जो अनऑथराइज है, यानी कि आप उसे बोल सकते हैं भाई साहब ये फ्रॉड ही है। कहानी सुने बहुत ध्यान से और केस की गहराई तक, तह तक पहुंचे और खुद डिसाइड करें क्या ये अनऑथराइज है या नहीं है। एक कंपनी है, ठीक है ना, गिलफोर्ड मोटर, और एक भाई साहब मिस्टर हॉर्न, राइट, हॉर्न बजाते हैं बार बार गुस्से में एकदम। मिस्टर हॉर्न कार वगैरह का बिजनेस करते थे, बहुत बढ़िया बिजनेस चलता था, है कि नहीं, बस जबरदस्त, लोगों में बहुत नाम था, भाई साहब क्या कार बनाते हैं। जैसे हिस्ट्री चैनल पे एक सीरियल था ना काउंटिंग कार्स, है ना, और वो बहुत ही मॉडिफाइड बढ़िया बढ़िया कार बनाते हैं, काउंटिंग कार्स, ऐसे इनका बिजनेस था काउंटिंग कार्स का। इन्होंने अपना काउंटिंग कार्स का बिजनेस सोल्ड कर दिया गिलफोर्ड मोटर कंपनी को। किसको? गिलफोर्ड मोटर कंपनी। और गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने मन चाहे पैसे दिए, ठीक है ना, मन चाहे पैसे दिए और ये बोला भाई साहब जितना पैसा चाहिए लो, अपना बिजनेस हमें बेच दो, जितना पैसा चाहिए लो, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, सेम बिजनेस मत करना अब, क्योंकि आपके चेहरे को लोग पहचानते हैं, आपके नाम को लोग पहचानते हैं, तो पता लगेगा कि भैया आप फिर से बिजनेस कर रहे हो, तो जो ग्राहक है बेचारे वो तो आपके पास जाएंगे, फिर हमारा फायदा ही क्या हुआ आपसे बिजनेस खरीदने का। तो सेम बिजनेस मत करना। भाई साहब ने हाँ कर दी, ठीक है, भाई साहब ने कहते टेंशन नहीं लेने का, बिजनेस सेम नहीं चलेगा। फिर मिस्टर हॉर्न को लगा भाई मेरे को तो यही काम आता है, यही काम आता है, और यही काम नहीं करूंगा तो जीवन कैसे चलेगा, मजा नहीं आएगा जीवन में। मिस्टर हॉर्न ने एक एच लिमिटेड खोली। कहानी यहां शुरू हुई असली। मिस्टर हॉर्न ने एच लिमिटेड खोली और एच लिमिटेड को खोलने के बाद कॉल करना शुरू किया ग्राहक को, है ना। ये सारे कौन है? ये सारे के सारे हैं कंपनी के ग्राहक, एच के ग्राहक थे, ठीक है ना, जो एक्चुअली में अब किसके ग्राहक होने चाहिए, जो एक्चुअली में अब कहां जाने चाहिए, गिलफोर्ड मोटर के पास जाने चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो गिलफोर्ड मोटर के नाम पे हो गया, तो ये ग्राहक भी उसके होने चाहिए। अब जब भी ये कॉल करता, ठीक है जी, जब भी ये कॉल करता तो पता कैसे कॉल करता, हेलो बसंती, हाँ कौन, मैं एच लिमिटेड बोल रहा हूं। एच लिमिटेड मतलब, अरे आई एम अ कंपनी एंड आई एम एच लिमिटेड। आवाज तो तुम्हारी, है ना, इनकी तरह लग रही है। अरे आवाज में मत जाओ, मेरा काम कंपनी में कार वगैरह बनाने का है, एच लिमिटेड बोल रहा हूं, एक बार हमारे यहाँ आओ और देखो क्या बढ़िया आपकी रिपेयरिंग और कार को क्या मेंटेन करेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही जय को भी और वीरू को भी, हेलो, अरे अरे मेरी आवाज हॉर्न जैसी है, पर मैं हॉर्न नहीं बोल रहा, मैं एच लिमिटेड बोल रहा हूं, एच लिमिटेड। अब भैया वो तो एच लिमिटेड के नाम से कॉल करनी शुरू कर दी। इसे बोला गया सॉलिसिट। क्या बोला गया? सॉलिसिट, यानी ग्राहकों को खींचना। गिलफोर्ड मोटर ने क्या किया? गिलफोर्ड मोटर ने कंपनी के ऊपर केस किया, ठीक है, किसके ऊपर? हॉर्न के ऊपर, एच लिमिटेड के ऊपर, राइट। अब जब बात कोर्ट तक पहुंची, डिसीजन अब आप समझ चुके होंगे, बात जब कोर्ट तक पहुंची तो जज साहब ने क्या चेक किया कि जब भी इनके पास कॉल जाती है, किसके नाम से जाती है? एच लिमिटेड के नाम से जाती है। किसके नाम से जाती है? एच लिमिटेड। बोलने वाला भी यही बोलता है, हेलो मैं एच लिमिटेड से बोल रहा हूं, हेलो मैं एच लिमिटेड बोल रहा हूं। बोलने वाला हमेशा अपने आप को एच लिमिटेड ही दिखाता है, राइट। तो जज साहब ने कहा एच लिमिटेड को बुलाओ। जब एच लिमिटेड को बुलाया गया तो एच लिमिटेड तो एक क्या है? एच लिमिटेड तो एक पर्दा है, एच लिमिटेड तो एक कागज का टुकड़ा है, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
है कि नहीं बात। उसके पीछे कॉल कौन कर रहा है, हॉर्न कर रहा है कॉल। हॉर्न ने क्या बोला, हॉर्न ने बोला भैया मैं किसी ग्राहक को नहीं खींच रहा। ग्राहक कौन खींच रहा है, ग्राहक तो एच लिमिटेड खींच रहा है। अब एच लिमिटेड कोई नया सेपरेट पर्सन है, कौन है, न्यू सेपरेट एंटिटी है एच लिमिटेड। एच लिमिटेड अगर इन ग्राहकों को कॉल कर रही है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें तो एच लिमिटेड जाने वो क्यों कर रही है। तो बात गिलफोर्ड मोटर की है, भैया उसके ग्राहक हो गए होंगे अब, लेकिन कॉलिंग तो एच लिमिटेड तरफ से हो रही है, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं तो बेच चुका हूं बिजनेस, मैं तो घर बैठा, एच लिमिटेड कॉल कर रही है। जैसे हमने कहा इधर भैया इधर आइयो, अगर एच लिमिटेड के नाम का पर्दा एच लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को फाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो उसके पीछे कौन निकलेगा भाई साहब, उसके पीछे आप हो, आप ही उसके मेजर शेयर होल्डर निकले और आप ही उसके डायरेक्टर भी निकले। तो जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला एच लिमिटेड का पर्दा फाड़ा जाए, ठीक है, राइट, उसमें छेद किया जाए, उसको हटाया जाए। तो एच लिमिटेड के पीछे कौन निकला, एच लिमिटेड के पीछे कौन निकला। एक बच्चा चिल्लाया भी पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे देखो, तो पीछे देखा तो कौन निकला, एच ही था, जो एच लिमिटेड खोल के अपने ग्राहकों को या इसके ग्राहकों को सॉलिसिट कर रहा था। तो जज ने क्या बोला, जज साहब ने बोला कंपनी एच लिमिटेड इज फॉर्म्ड कंपनी एच लिमिटेड इज फॉर्म्ड ओनली टू सॉलिसिट द कस्टमर। तो क्या हुआ, कौन केस जीता, गिलफोर्ड मोटर केस जीत गया। तो गिलफोर्ड मोटर केस जीत गया और ये केस हार गया।